क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के एक शांत गांव के खेतों के नीचे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर दबा हुआ है? हम अक्सर इतिहास की किताबों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशाल केंद्र माना जाता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में हुई पुरातात्विक खुदाई ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को दंग कर दिया है। राखीगढ़ी, एक ऐसा नाम जो आज हमारे इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने की चुनौती दे रहा है। मोहनजोदड़ो से भी बड़ा क्षेत्रफल और हजारों साल पुराने रहस्य। क्या राखीगढ़ी भारत की असली पहचान है? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस रहस्यमयी जगह की परतों को खोलेंगे, जहां मिट्टी के नीचे दबे अवशेष हमें हमारे पूर्वजों की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अब तक दुनिया से छिपी थी। राखीगढ़ी का सफर हमें आज से लगभग 5000 साल पहले की एक विकसित दुनिया में ले जाता है, जब पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्से कबीलों और खानाबदोश जीवन में व्यस्त थे। तब यहाँ एक सुव्यवस्थित महानगर अंगड़ाई ले रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की खुदाई में जो सबसे पहली बात सामने आई वह थी इस शहर की विशालता। शुरुआती अनुमानों के विपरीत राखीगढ़ी लगभग 350 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, जो इसे मोहनजोदड़ो से कहीं अधिक बड़ा बनाता है। यहाँ के टीलों की खुदाई ने यह साबित कर दिया है कि यह न केवल सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, बल्कि संभवतः इसकी राजधानी या सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा होगा। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही आपको प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का लोहा मानना पड़ेगा। कल्पना कीजिए उस दौर की जहां आज से हजारों साल पहले लोग ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कों का निर्माण कर रहे थे। राखीगढ़ी का शहरी ढांचा इतना उन्नत था कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका अनुपात यानी रेशियो आज भी हैरान करने वाला है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है यहाँ की जल निकासी प्रणाली। टेराकोटा की पाइपलाइनें, ढकी हुई नालियां और हर घर से निकलने वाला गंदा पानी सोखने के लिए बनाए गए गड्ढे, यह सब उस समय के लोगों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। यहाँ हमें 2 मंजिला और बहुमंजिला इमारतों के अवशेष मिले हैं, जिनमें रसोई घर और स्नानघर की स्पष्ट व्यवस्था थी। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। लेकिन राखीगढ़ी केवल अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वह था यहाँ के कब्रिस्तान में मिले नरकंकालों का DNA विश्लेषण। यह पूरे भारतीय इतिहास की सबसे विवादित और महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से एक महिला का कंकाल मिला, जिसके DNA ने पूरी दुनिया के जेनेटिक्स विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सदियों से हमें यह पढ़ाया गया है कि भारत में आर्यों का बाहर से आक्रमण हुआ और उन्होंने यहाँ की स्थानीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। लेकिन राखीगढ़ी के नमूनों से निकले निष्कर्ष कुछ और ही कहानी कहते हैं। इन नमूनों में मध्य एशिया या स्टेपी क्षेत्र के उन जेनेटिक निशानों की कमी पाई गई जो आक्रमण के सिद्धांत के लिए आवश्यक थे। इस DNA रिपोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या हड़प्पा के लोग ही बाद में वैदिक संस्कृति के जनक बने? क्या यहाँ के लोगों का DNA आज के आधुनिक भारतीयों के DNA से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? शोधकर्ताओं का मानना है कि राखीगढ़ी के लोगों में जो जेनेटिक गुण मिले हैं वे हजारों साल से निरंतर भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि भारतीय संस्कृति बाहर से आए लोगों की देन नहीं, बल्कि यहीं की मिट्टी में जन्मी और विकसित हुई है। हालांकि वैज्ञानिक अब भी इस पर और अधिक डेटा जुटा रहे हैं, लेकिन राखीगढ़ी ने उस पुराने नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है जिसने हमें दशकों से बांध रखा था। यह खोज हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमारे पूर्वज वास्तव में कहां से आए थे। सभ्यता की गहराई को समझने के लिए हमें वहां मिली कलाकृतियों को भी देखना होगा। राखीगढ़ी की खुदाई में मिली मोहरें, गहने और उपकरण उस समय की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। यहाँ से मिली हाथी दांत की बनी कलाकृतियां, तांबे के औजार और सोने के बारीक आभूषण ये बताते हैं कि यहाँ के कारीगर धातु, विज्ञान और कला में कितने निपुण थे। यहाँ की मोहरों पर उकेरी गई आकृतियां, जिनमें यूनिकॉर्न और बैल जैसे जानवर शामिल हैं, उस समय के धार्मिक और व्यापारिक जीवन की ओर इशारा करती हैं।
यहाँ बड़ी मात्रा में टेराकोटा के खिलौने और मनके यानी बीड्स भी मिले हैं। राखी घड़ी में बीड्स बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ से निर्मित आभूषण सुदूर मेसोपोटामिया और मध्य पूर्व तक निर्यात किए जाते थे। व्यापार की यह कड़ियां हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा था। राखी घड़ी के लोग केवल खेती नहीं करते थे, बल्कि वे एक जटिल वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा थे। यहाँ के तौलने के बाट और माप के पैमाने इतने सटीक हैं कि वे उस काल की गणितीय समझ को प्रमाणित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की मोहरों पर जो लिपि अंकित है, वह आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जिस दिन हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन राखी घड़ी के लोग खुद हमें अपनी कहानी सुनाएंगे। वे हमें बताएंगे कि उनके राजा कौन थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं और वे अपने शहर को इतनी कुशलता से कैसे चलाते थे। राखी घड़ी की खुदाई में एक और चौंकाने वाली चीज मिली, अग्निवेदियां। टीला नंबर 2 पर मिले ये अवशेष संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग अग्नि की पूजा या अनुष्ठान किया करते थे। यह खोज इस सभ्यता और बाद की वैदिक सभ्यता के बीच के पुल को और मजबूत करती है। आमतौर पर माना जाता था कि सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन अग्निवेदियों की मौजूदगी एक नए धार्मिक आयाम को जोड़ती है। क्या यह संभव है कि हम जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में सरस्वती नदी के किनारे फली फूली एक ऐसी संस्कृति थी जिसने बाद के भारतीय दर्शन और धर्म की नींव रखी? इतने विशाल और समृद्ध शहर का अंत कैसे हुआ, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। राखी घड़ी के पतन के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ कोई युद्ध हुआ था। इसके विपरीत साक्ष्य बताते हैं कि पर्यावरण में बदलाव और सरस्वती नदी के सूखने या मार्ग बदलने के कारण इस शहर का धीरे धीरे पतन हुआ। लोग छोटे छोटे समूहों में दूसरी जगहों पर पलायन कर गए, लेकिन वे अपने साथ अपना ज्ञान, अपनी तकनीक और अपनी संस्कृति ले गए, जो आज भी भारत के गांवों और परंपराओं में जीवित है। राखी घड़ी का अंत एक विनाश नहीं, बल्कि एक परिवर्तन था। आज जब हम राखी घड़ी के टीलों पर खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ धूल और मिट्टी नहीं देखते, बल्कि हम अपने गौरवशाली अतीत की धड़कन महसूस करते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास उतना ही गहरा और विशाल है जितना कि यह उपमहाद्वीप। राखी घड़ी की खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी कई टीले ऐसे हैं जिनके नीचे हजारों रहस्य दफन हैं। हर नया सीजन, हर नई खुदाई एक नई सच्चाई सामने लाती है। यह भारत के पुरातत्व विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है कि वे इस विरासत को दुनिया के सामने सही रूप में प्रस्तुत करें। निष्कर्ष के तौर पर राखी घड़ी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें बनाना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और समावेशी समाज का निर्माण करना है। राखी घड़ी के डीएनए से लेकर उसकी नालियों तक हर चीज एक ही संदेश देती है कि हम एक निरंतर चलती आ रही महान सभ्यता की संतानें हैं। यह शहर हमें मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास की किताबों को फिर से खोलें और उन सिद्धांतों पर सवाल उठाएं जो बिना ठोस सबूतों के हमें पढ़ाए गए थे। राखी घड़ी का सच आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही होगा। इतिहास की यह यात्रा हमें बार बार यह एहसास कराती है कि भारत के हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा है। राखी घड़ी के इन विशाल मैदानों से निकलकर अब हमें भारत के एक ऐसे हिस्से की ओर रुख करना चाहिए जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा में। वहां के घने जंगलों के बीच पत्थरों पर तराशी गई 1 करोड़ से सिर्फ एक कम मूर्तियां हमारा इंतजार कर रही हैं। उनाकोटी की वे विशाल आकृतियां किसने बनाई? क्या वे किसी प्राचीन अभिशाप का हिस्सा हैं या किसी महान शिल्पी की अनकही साधना? राखी घड़ी की मिट्टी से उनाकोटी की चट्टानों तक का यह सफर और भी रोमांचक होने वाला है। हमारे साथ जुड़िए उनाकोटी 1 करोड़ से कम मूर्तियों की इस रहस्यमयी खोज में। तब तक अपनी जड़ों की खोज जारी रखें। अभी के अभी इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।